पड़ा कि स्वदेशी अध्याय में हमारा स्वदेशीपन जो है उसको हमें सामने रखना पड़ा। हमारा स्वदेशी जो है हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारे रीति रिवाजों जुड़ा हुआ है, हमारी समरस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारा स्वदेशीपन जो है वो 20 बड़े शहर और 10 बड़े शहरों में अधिक नहीं है। हो सकता है कमोबेश हो, वहां पे नहीं है, लेकिन 6.5 लाख गांव जो भारतवर्ष के हैं और 743 जो जिले हैं कस्बाई संस्कृति वाले, वहां पर हमारा स्वदेशीपन जो है अभी भी जिंदा है। हमारे गांव की खेती किसानी में हमारा स्वदेशीपन जिंदा है। हमारे पशुपालन में स्वदेशीपन जो है, हमारे उन तालाबों में जिसमें कि सिंघाड़े डाल दिए जाते हैं या 2 बड़े बर्तन लेकर के, जिनको हम घड़े कहते हैं, 2 घड़ों के बीच में एक लाठी रख करके किसान किस प्रकार से जाकर के एक एक जो है तोड़ता है, सिंघाड़ा रख के भरता चला जाता है, वहां पर विद्यमान है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा काम किया है भूपेश बघेल जी ने। गोधन न्याय योजना शुरू की है, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की योजना, बहुत अच्छी योजना है। इस प्रकार की योजनाओं में हमारा स्वदेशीपन जो है वो निर्भर करता है। स्वदेशीपन जो है गांव का लकड़ा लकड़ी काट कर जिस प्रकार से गुल्ली डंडा बनाता है, पेट बनाता है, हल बनाता है, उसमें नियत करता है। जिस प्रकार से लोहार जो है वो हल बनाने के बाद में किस प्रकार से हंसिया बनाता है, चाकू बनाता है, उनमें निर्भर करता है। किस प्रकार से जुलाहा जो है वो कपास से रुई से कपड़ा काट के चीजें बनाता है। ये सारी चीजें मैं स्किल से बात कर रहा हूँ। हमारे पास स्वदेशी रिसोर्सेज हैं उपलब्ध है, स्वदेशी स्किल उपलब्ध है। इन दोनों को जोड़ करके जिस प्रकार से वस्तुएं बने और वस्तुओं को लेकर के हम बाजार में लाएं, जितना आवश्यक हो उनका उपभोग करें और शेष रह जाए उसे स्थानीय बाजार में, फिर उसे प्रांतीय बाजार में, फिर राष्ट्रीय बाजार में उसको बेचो, शेष रहे उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम बेचें। क्या इस प्रकार की स्वदेशी रणनीति नहीं बन सकती है व्यापार, उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की? हमारी सारी समस्याएं जो यहीं से उत्पन्न हो जाती हैं जब संसाधन के लिए भी हम ताकने लगते हैं ऊपर। दूसरी तरफ से स्वदेशी जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो गांव में उपलब्ध है वहां संसाधन ले लें, उसके बाद में भी हमको शहर से लेने संसाधन, प्रांत से संसाधन लें, राष्ट्र से संसाधन ले लें, और राष्ट्र में उपलब्ध नहीं है, आवश्यकता है तो बाहर से ले लें। अंतरराष्ट्रीय आयात की नीति क्या इस प्रकार से हम निर्मित नहीं कर सकते। ये स्वदेशीपन की बात मैं कहना चाह रहा हूं, और यही जो है हमारी संस्कृतियों को जीवित रखा हुआ है। जिस अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, मैं पूछा तो गांव के कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं? अरे गांव के लोग कितने लोग हिंदी बोलते हैं? मैं पहले पूछ रहा था। हम सभी जो अपने गांव जाते हैं तो कोई ब्रज बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई छत्तीसगढ़ी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अपनी मलयालम बोलता है, कोई अपनी तमिल बोलता है, कोई अपने कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते चले जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने की बातचीत की गई है, और इसके आधार पर हम 5वीं 6ठी तक ही हम चाहेंगे हमारी ये जो भाषा है, राष्ट्रभाषा जैसी बात कर रहे हैं, वो अभी तक इसका प्रवेश 75 वर्ष में, मैं बिल्कुल स्वदेशी अध्याय की बात करना चाहता हूँ। वास्तव में यदि हम चाहेंगे स्वतंत्रता प्राप्त हो पाए तो अभी भी हिंदी 75 वर्षों में सत्यकाम जी अभी भी हिंदी जो है वो अभियांत्रिकी में प्रवेश नहीं कर पाई, कृषि में प्रवेश नहीं कर पाई, विज्ञान की भाषा नहीं बन पाई, विधि की भाषा नहीं बन पाई, न्याय की भाषा नहीं बन पाई, ये सारी प्रबंधन की भाषा नहीं बन, प्रशासन की भाषा नहीं बन पाई। मैं जब हिमाचल प्रदेश का वाइस चांसलर बना तो मैंने कहा हिंदी जो हमारे प्रशासन की भाषा बनेगी। शांता कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो काम एज चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाया और वाइस चांसलर 18 वाचमैन कर दी। यहाँ पर मैंने कहा है हमारे जो प्रशासन भाषा विश्वविद्यालय होगी वो छत्तीसगढ़ी होगी। जो छत्तीसगढ़ी में लिख सकते हैं लिख करके भेजें, जो नहीं लिख सकते हैं उन्हें हिंदी में लिखने और पढ़ने की स्वतंत्रता होगी। ये इस तरह से जब आई तो स्वतंत्रता जो घर करती ही लोगों के दिमाग में, और जिस औपनिवेशिक मानसिकता की बात सत्यकाम जी आप कर रहे थे, वो औपनिवेशिक मानसिकता जो वो दूर हुआ करती। पहली बात, भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947। उससे पहले परतंत्र था, अंग्रेजों का परतंत्र था। उससे पहले परतंत्र मुगलों का परतंत्र था, और उससे पहले क्या था, भारतवर्ष स्वतंत्र था लेकिन छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, आक्रमण लोग करते रहते थे। तो भारतवर्ष है किसका? इस स्वामित्व का प्रश्न जो है कब हम सुलझा पाएंगे? और जब तक ये स्वामित्व का प्रश्न जो है नहीं सुलझ पाता है, हम बातें करेंगे
लेकिन कहीं न कहीं जो समस्या आती रही, जब भारतवर्ष में मुगल भी नहीं थे और मुगल, हुन, शक, यूनानी लोग जो आक्रमण करते थे भारतवर्ष पे, उनका भारतवर्ष नहीं है, और जो उनको झेलते थे, उनसे लड़ते थे, उनका भारतवर्ष। तो भारतवर्ष के स्वतंत्रता का स्वदेशी अध्याय जो है वो हम केवल 15 अगस्त 1947 से ही नहीं जोड़ सकते, हमें थोड़ा प्रीडेट करना पड़ेगा इसको। पहली एक डेट हमारे पास में 1857 की आ जाती है। 1857 में रानी की झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा, और पूरा का पूरा युद्ध था, और एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे इतिहासकारों ने कह दिया वो तो युद्ध था ही नहीं, वो तो गदर टाइप था, कुछ लोग थे उन्होंने आकर के आंदोलन करते चले गए, उसके बारे में कौन चिंता करेगा। 1857 का जो युद्ध था पूरा प्रथम स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में उसकी गिनती होनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे ऊपर चलते हैं तो हमको ये पता चलता है कि शिवाजी जो आंदोलन कर रहे थे महाराष्ट्र में, या छत्रसाल जी जो आंदोलन कर रहे थे हमारे छतरपुर में, जो बुंदेलखंड का जो साम्राज्य उसमें कर रहे थे, उस आंदोलन को, उस युद्ध को हम किसकी संज्ञा देंगे बताइए। क्या वो स्वदेशी अध्याय नहीं हमारी स्वतंत्रता का? किसके लिए लड़ रहे थे? वो केवल साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। बहुत स्पष्ट बातें करना चाहता हूं। दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक साम्राज्य को बचाने के लिए होता है, एक संस्कृति को बचाने के लिए होता है। जो संस्कृति को बचाने के लिए होता है, जो परंपराओं को बचाने के लिए युद्ध होता है, जो धर्म को बचाने के लिए युद्ध होता है, वो सही युद्ध होता है, वही स्वदेशी अध्याय है स्वतंत्रता का। छत्रसाल, शिवाजी, ये सब लड़ रहे थे हमारे स्वदेशीपन को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुओं की चोटी पोटी को बचाने के लिए, गरीबों की रोटी को बचाने के लिए ये लोग युद्ध लड़ रहे थे। वो है स्वतंत्रता का स्वदेशी अध्याय। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पता चला बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ रहे थे। वो किसके लड़ रहे थे? आदिवासी क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे? नहीं, वो भारतवर्ष की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था। वो भी एक अध्याय आता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1524 में कलिंजर में पैदा हुई रानी दुर्गावती जब लड़ाई लड़ती है अंग्रेजों से, जानते हुए भी कि उससे युद्ध जीत नहीं सकती है किसी प्रकार से, लेकिन फिर भी वो लड़ना स्वीकार करती है। अकबर उनके पास में आसिफ खान को भेजता है, कहता है 2 चीजें दे दो, आपका जो मंत्री है जिसको आधार सिंह बोलते हैं वो दे दे, और सरमन नामक जो सफेद हाथी वो दे दीजिए। 2 चीजें दे दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। तो कहते हैं दोनों ही चीजें हमको देना स्वीकार नहीं। क्यों नहीं स्वीकार है? क्योंकि रानी दुर्गावती जल प्रबंधन, उन्होंने 58 तालाब बनाए थे जबलपुर के आसपास, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, और उसके कारण विश्व में पानी का संकट स्थापित हो जाए, लेकिन जबलपुर में कभी जल का संकट नहीं हो सकता है। जल प्रबंधन उनका था, प्रशासन का प्रबंधन उनके पास में था, तलवार बनाने वाली कारखाने उनके पास थे, स्वर्ण मुद्राएं बनाने वाले उनके पास में थे, उनके पास में वानर सेना ऐसी तैयार की थी जो मनुष्यों के साथ साथ वो ट्रेनिंग देने का काम किया करती थी, सारी चीजें थी। वो कह दी हमने आधार सिंह को दे दिया तो जनता हमसे क्या कहेगी? हमने अपने मंत्री को, हमारे अधीन जो व्यक्ति था उसको हम दे दिया खाली अपनी सुरक्षा करने के लिए। यदि पशु को दे दिया, अपने हाथी को दे दिया, तो उस हाथी की आत्मा क्या कहेगी? नहीं दिया, युद्ध लड़ा। युद्ध क्या केवल उन्होंने गोंडवाना राज्य को बचाने के लिए किया था? नहीं, गोंडवाना राज्य को बचाने के लिए नहीं किया था, उन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को, धर्म को बचाने के लिए युद्ध किया था। वो है स्वतंत्रता का स्वदेशी अध्याय। थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं, राणा प्रताप जब लड़ाई लड़ते हैं, राणा प्रताप की जो लड़ाई होती है वो किसकी लड़ाई होती है? मेवाड़ को बचाने के लिए होती है? नहीं, बहुत सारे राजा उस समय समझौता कर चुके हैं अकबर के साथ में, ये समझौता नहीं करते हैं, नहीं किया समझौता, उन्होंने युद्ध लड़ा। यह है स्वतंत्रता का स्वदेशी अध्याय। थोड़ा क्षेत्र का थोड़ा सा विस्तार दिया जाए। गुरु नानक देव जब लिखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब लिखते हैं जिसमें कबीर की भी वाणी है, जिसमें फरीद की भी वाणी है, कोई ऐसा भाव नहीं जो उसमें नहीं हो। उसमें वेद भी है, पुराण भी, सब कुछ है। वो किसकी लड़ाई तो नहीं लड़ रहे थे, लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एक भी बात ऐसी उन्होंने नहीं की जो कि औपनिवेशिक मानसिकता, जहाँ उपनिवेश अंग्रेजों का तो हुआ नहीं था, चाहे मुगलों की बात हो, कहीं नहीं उसमें। वो भी क्या एक स्वतंत्रता के लिए लिखा हुआ
सबसे बड़ा मानक ग्रंथ हमारे पास नहीं है। चलिए, गुरु नानक देव की बात तो हम थोड़ा सा अकादमी हो जाएगी, गुरु गोविंद सिंह की बात हम क्यों न करें। गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई किसके लिए लड़ी बताइए आपने। छोटे छोटे बच्चों को उनके सामने दीवार में चुनवा दिया जाता है और उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है। उस समय पटना से चल करके और पंजाब में आकर के एक नहीं दो नहीं लाखों लाखों लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसका उल्लेख कब और कौन करेगा। मैं एक छोटी सी दास्तान मैंने आपको बताई है, और उससे पहले चलते हैं, थोड़ा सा और पहले चलते हैं। जब गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेता है मोहम्मद गोरी, और वो जो किस्सा आपने सुना होगा जब जयचंद्र वरदाई ने किस प्रकार से मोहम्मद गोरी की हत्या करने की सुनियोजित तरीका बताया, और मुझे लगता है प्रतिफलनात्मक साहित्य का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। फंक्शनल लिटरेचर, उन्होंने अपने साहित्य का सही उपयोग किया। जब साहित्य का सही उपयोग किया, उसने बताया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्रमाण, ताव पर सुल्तान अहमद चूके चौहान। अभी तक वो दोहा ऐसा लगता है कि हमारे कानों में कौंध रहा है। इससे बड़ा दोहा जो मैंने कभी जीवन में नहीं सुना और नहीं समझी कोई इसमें कह सकता है। और उसके बाद में क्या किया, उनको मालूम था कि शब्द वेदी तीर से मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, परस्पर एक दूसरे को, एक कवि है, कवि भी उतना ही बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जितना बड़ा पृथ्वीराज चौहान, दोनों एक दूसरे को कटार से एक दूसरे को शहीद कर देते हैं, दोनों एक दूसरे करते हैं। क्या इन सब अध्यायों का लेखन हमें स्वदेशी अध्याय के अंतर्गत और ऐसे 75 किस्सों को लेकर के जब हम बताएंगे और जनस्फूर्ति में बढ़ाएंगे लोगों को, तब किस प्रकार का जन आंदोलन, किस प्रकार की जन भावना लोगों के अंदर आएगी। एक ही बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, हम एक बात और आपके सामने एक थीसिस के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मुझे पता है मैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े आचार्यों के बीच में, बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ। उससे पहले जो सत्ता जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी के हाथ में थी, ब्रिटिश राज था हमारे अंदर, ब्रिटिश राज तो था, प्रशासन उनके हाथ में था, न्याय व्यवस्था उनके हाथ में थी, शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में थी। लेकिन क्या वास्तव में भारतवर्ष गुलाम था? भारतवर्षी आत्मा गुलाम थी, संस्कृति गुलाम थी? क्या जो है हमारे के पाठशालाएं, क्या हमारे के गुरुकुल, क्या हमारे के विद्यालय, क्या हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी? कि ओरिजिनल साहित्य की सृजना नहीं होती थी? ये सब चलता चला आ रहा था। मुगलों में भी हम केवल अकबर के पीरियड की बात, मध्यकाल की हम बात करते हैं। मध्यकाल में भारतवर्ष बिल्कुल पूरी तरह से गुलाम था, मुगलों गुलाम था। क्या उस समय पता नहीं चाहिए तुलसी रामचरितमानस नहीं लिख रहे थे? क्या रहीम रचनाएं नहीं कर रहे थे? क्या मीरा रचनाएं नहीं कर रही थी? क्या सूरदास के पद जो है वो गाए नहीं जा रहे थे? क्या संस्कृत का जो है अनुशीलन नहीं हो रहा था? क्या दारा शिकोह जो है वो उपनिषदों का अनुवाद नहीं कर रहे थे? ये सारी चीजें हो रही थी। मैं एक थीसिस ही दे रहा हूं कि भारतवर्ष में शासन किसी का भी हो, चाहे मुगलों का शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, भारतवर्ष की आत्मा कभी भी किसी की गुलाम नहीं रही। भारतवर्ष का विद्वान कभी किसी के गुलाम नहीं रहा है। भारतवर्ष की भाषा किसी की गुलाम नहीं रही। भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं कभी किसी की गुलाम नहीं रही है, और ये निरंतर प्रेरणा देती रही है भारतवर्ष को एक साथ बने रहने के लिए और एक साथ असत्य के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरणा देती रही है। और ये जो बात थी, इसी ने ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए इकट्ठा किया सबको। हमारी जो शौर्य शक्ति थी सुभाष चंद्र बोस के साथ में, और सत्य अहिंसा की जो शक्ति थी वो गांधी जी के साथ में, और हमारे जो समाज के बड़े बड़े लोग थे, उनको आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने न माने, उनसे बड़ा समझी सेनानी कोई हो नहीं सकता जिसने की जन शक्ति को, सांस्कृतिक शक्ति इकट्ठा किया। उदाहरण देना चाहता हूं, जब तिलक कहते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक कहते हैं, हम इसको काफी वो उद्धृत करते चले जाते हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किस आधार पर कहते हैं? किसने अधिकार दे दिया जन्म सिद्ध? आपको अंदर जाइए, हमारे शरीर जो आत्मा रहती है ना, आत्मा कभी किसी गुलाम नहीं रहती।
और उससे भावना उठती है। आत्मा हमेशा स्वतंत्रता चाहती है। जब तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वही आध्यात्मिकता से उपजी हुई भावना थी जिसको उन्होंने स्पष्ट किया, और उसके आधार पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेश उत्सव बनाने की जो बात छिड़ी गई, जन जन को इकट्ठा करने के लिए बातचीत की, वो स्वतंत्रता संग्राम से उसको जोड़ेंगे कि क्यों नहीं जोड़ेंगे? आप क्यों नहीं जोड़ना चाहिए उसको? जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको तोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जब गणेश शंकर विद्यार्थी आकर के कानपुर में आंदोलन कर रहे हैं दो वर्गों को जोड़ने के लिए, जब दयानंद सरस्वती कर्मकांड की सारी कुरीतियों को तोड़ करके आर्य समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, सारी चीज जोड़ने के लिए, ये भी तो हमारी स्वतंत्रता का एक स्वदेशी अध्याय है। इन सारे अध्यायों को लेकर के हमें जो है वो काम करना पड़ेगा। भारतवर्ष में राज्य किसी का भी हो, हमने देखा है स्वतंत्रता प्राप्ति को उपरांत राज्य चाहे कांग्रेस शासन का हो, जो बात मैंने प्रारंभ में की थी, चाहे कांग्रेस शासन का राज हो, चाहे जनता दल का शासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, लेकिन भारतवर्ष का जो स्वतंत्र चिंतन है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अपनी बात को जो है अच्छे ढंग से रखना उसको पता है, वो रखता है। प्रेरणा हमको प्राप्त होती है, प्रेरणा शासन से प्राप्त हो जाती है यदि हमको सूट करती चीजों से एक्सेप्ट करते हैं। यदि जनता को सूट नहीं करती है तो फिर निगेट करना भी भारतवर्ष की जनता को बहुत अच्छे ढंग से आता है। हमारी अर्थनीति किस प्रकार की हो, हमारी समाज नीति किस प्रकार की हो, हमारी राजनीति किस प्रकार की हो, हमारी विदेश नीति किस प्रकार की हो, हमारी कूटनीति किस प्रकार की हो, इन सारे विषयों पर चिंता करने का अवसर अब आ गया है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सबसे पहली बार एक अच्छी शिक्षा नीति हमको प्राप्त हुई है। इस पर भी आप सबकी शुभकामनाओं से शायद भारत में सबसे अधिक व्याख्यान देने का भी सौभाग्य मुझको मिला है। मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स कमेटी का सदस्य, बाद में हाई पावर कमेटी का चेयरपर्सन होने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इसके अंतर्गत भी बहुत कुछ स्वदेशी भाव जो है हमारे अंदर आ जाता है और हम अकादमिक लोगों को उस पर जो अनुसंधान करना चाहिए। उदाहरण देना चाहता हूं, यदि हम अकबर को महान कहते हैं, मुझे उसको महान और न महान कहने में कोई आपत्ति नहीं है, उसको महान कहिए, आप जो लोग कहना चाहते हैं कहें। लेकिन यदि अकबर को महान कहते हैं हम, तो भाई रानी दुर्गावती को क्या कहेंगे, राणा प्रताप के क्यों नहीं कहेंगे? राणा प्रताप को महान कहना या रानी दुर्गावती को महान कहने का जो है वो बात अभी भी हमारे सामने क्यों नहीं आ पाई, इसके बारे में भी हमको जो सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, कुछ तो इतिहासकारों ने उनका वर्णन कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें इतिहासकारों से छूट गई हैं। तो हम स्वदेशी अध्याय जब लिखेंगे तो हमें स्वप्रदेशी स्वक्षेत्रीय अध्याय लिखने की भी हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए। हर एक क्षेत्र में, मैंने अभी हमारे यहाँ जब 75वीं वर्षगांठ का लेटर आया हमारे पास में, तो हमने हमारे जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर में कुछ काम करना है, हमें बताइए यहाँ के लोग कौन कौन इसमें भाग लिए। उन्होंने लिस्ट हमारे सामने सबमिट कर दी। हमने लिस्ट तो ये आपको उसमें मिल जाएगी, इंटरनेट से मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी। तो हमें से क्या मतलब, इनको सब लोग जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो जो चर्चा में नहीं आए हैं ऐसे लोगों के नाम भी मिल जाएंगे। तो ये हमें गांव में जाकर के, ऐसी जगह जाकर के मिलकर के आना पड़ेगा। और जिन लोगों ने योगदान दिया है उनके परिवार वालों को भी सम्मान देने की योजना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हर 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवार को सम्मानित करने की हमने एक प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसको नैक ने बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया था, उसकी प्रशंसा की थी। वहां पर हमको जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्त हुई, प्रश्नवाचक चिन्ह जो सत्यकाम जी ने पहले ही सामने रख दिया था, क्या हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं? आपका जूरिस्प्रूडेंस, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका हेल्थ ओरिएंटेड सिस्टम, सारा का सारा तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। सब कुछ, आपका फेडरल सिस्टम की पॉलिटिक्स, आपकी डेमोक्रेसी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सब तो उन्हीं का बनाया हुआ है।
उसमें आप ±10% चेंज करके कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। मैं परसों मुजफ्फरपुर में एक भाषण दे रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही, तो उन्होंने पूछा कि शिक्षा नीतियां बनती हैं और इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता, परिणाम क्यों नहीं मिल पाते। हमने ये सब जो है पैराशूट टाइप ऊपर से लाद दी जाती है, हमें नीचे से जब भावनाओं की, जब नीचे से लोगों को जोड़ करके हम जब बनाएंगे अपनी नीतियां, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई, और इसका भाव ये आएगा जब तक आप डिवाइड एंड रूल का एक मॉडिफाइड वर्जन हमारे अभी चल रहा है कि डिफरेंस एंड एडमिनिस्टर, डिफरेंस क्रिएट करिए, डिस्टेंस क्रिएट करिए और एडमिनिस्ट्रेशन करिए। पूरी ब्यूरोक्रेसी जो हमारे आधारित है, जो स्लिप देकर के अंदर आते हैं, वैष्णव पास लोग आते हैं, ये उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। हम जब तक आवेदन नहीं करेंगे, जब तक अपील दायर नहीं करेंगे, तब तक न्याय नहीं प्राप्त होगा। हमारा कहना है कि अन्याय हो ही नहीं, ऐसी व्यवस्था हम कब दे पाएंगे? बिना अपील के, बिना रिक्वेस्ट लेटर के, बिना पिटीशन दायर किए कब न्याय पहुंचेगा लोगों के पास में? जब न्याय पहुंचेगा तो हम कहेंगे भारतवर्ष अब स्वतंत्र हो गया। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या स्वतंत्रता जो कुछ एक लोगों के पास में सीमित रहना चाहिए? हमने हैव्स और हैव नॉट्स के बीच जो खाई है उसको पाटने का प्रयास कब करेंगे? आंकड़े बताते हैं कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो तेजी से बढ़ रही है। भारत वर्तमान में भी भारतवर्ष में बढ़ रही है और वैश्विक दृष्टि से भी जो है असमानता बढ़ती चली जा रही है। वैश्विक दृष्टि से आंकड़े ये बताते हैं, आपकी जो 20 कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज की स्थिति है, उनके पास पॉपुलेशन तो लगभग 27% है, लेकिन 73% जीडीपी का हिस्सा उनके पास में है, और शेष 175 राष्ट्र हैं, उनके पास 27% जीडीपी। कौन सी स्वतंत्रता की बात करते हैं? मैंने एक आइसो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, सारे राष्ट्र को बराबरी का भाव देना चाहिए। भारतवर्ष में भी हम देखते हैं, मैंने कुछ बताया था, 20 जिले और 10 बड़े जिले और पूरे गांव के बीच में जो विषमता होती चली जा रही। 1% पॉपुलेशन है भारतवर्ष, उसके पास में 53% हिस्सा है जीडीपी का, और जो 10% पॉपुलेशन 70% प्लस हिस्सा है उसके पास में, और 90% पॉपुलेशन जो है 30% जीडीपी का उनके पास में हिस्सा है। ये जो गरीब और अमीरी की जो खाई है, इसको सहज रूप से एक नियम के माध्यम से, एक प्लानिंग के माध्यम से हमको दूर करना पड़ेगा। हमने जो मॉडल्स बनाए, स्वतंत्रता के उपरांत हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने ढंग से काम करने के लिए। पब्लिक सेक्टर बेस्ड पर जो मॉडल बना वो हमारा मॉडल नहीं है, वो हमारा मॉडल नहीं है। वो दादा भाई नौरोजी का मॉडल किसी प्रकार का नहीं हो सकता, वो कौटिल्य का मॉडल नहीं हो सकता है, और वो प्रेमचंद का 2 हल बैलों के जोड़ी वाला जो किसान है उसका जो मॉडल वो नहीं हो सकता है। ये मॉडल जो आरोपित मॉडल हमारे पास में आया, जो कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों को जोड़कर मिक्स इकोनॉमी मॉडल हमारे पास आ गया। उसमें मिक्स हो जाता, हमें पब्लिक सेक्टर की अच्छाई मिल जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर अच्छाई मिल जाएंगी, दोनों को अच्छाई तो मिली, दोनों को बुराई मिलती जरूर। क्योंकि कैपिटलिज्म के जो अंतःकरण में ही कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसके आधार पर कैपिटलिज्म कभी भी जो इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस दे ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत होती है बहुत सारी फर्म्स की व्यवस्था से और अंत में जाके मोनोपोली मोनोपोसोनिम खत्म होती जाती है, एक अधिकार एक क्रियाएगाम खत्म होता है। और सोशलिज्म जो शुरू ही होता है स्टेट की कैपिटलिज्म से, इसको स्टेट की मोनोपोली से शुरू होता है, वहां पर भी चीजें नहीं प्राप्त हो पाएंगी। इन दोनों के बीच में भारतवर्ष का जो अपना स्वदेशी मॉडल है, जिसका मैंने संक्षेप में उल्लेख किया था, हमारा भारतवर्ष जो कोई फेडरल सिस्टम से जोड़ तोड़ करके राष्ट्र नहीं बनाया है। हम लागू सारे नियम कर रहे हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे किंगडम जोड़ के उन्होंने यूनाइटेड किंगडम बना दिया, बहुत सारे स्टेट जोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा नहीं है, भारतवर्ष से भिन्न भिन्न राज्यों को जोड़ करके राष्ट्र नहीं बना है। भारत और राष्ट्र पहले था, उस राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में भिन्न भिन्न राज्य हैं, उसमें एक सूत्रता की विद्यमानता हमारे पास में है। इसलिए संघीय व्यवस्था से अलग हट करके हमें एकात्मवादी की व्यवस्था राज्य में सोचनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बन पाएगी। दूसरी बात, प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी भूमि है, उसकी नैसर्गिक भूमि की क्षमताएं हैं, उसमें उत्पन्न करने के तौर तरीके। उदाहरण के तौर पर हिमाचल में हूँ, हिमाचल में सेब उगाया जाता है,
हम छत्तीसगढ़ में चाले सेब उपजा नहीं हो पाएगा, छत्तीसगढ़ में धान हम उगाएंगे, धान की खेती जो है वहां नहीं कर सकते प्रचुर मात्रा में, हिमाचल में नहीं कर सकते। तो सबकी भूमि, सबकी संस्कृति के आधार को लेकर के हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, हर एक चीज का मॉडल बनाना पड़ेगा। और वो ऐसा मॉडल बनेगा जिसमें कि संस्कृति भी होगी, जिसमें जीवन मूल्य भी होंगे, जिसमें परंपराएं भी होंगी, जिसमें अन्याय न उत्पन्न हो, ऐसी भावभूमि विद्यमान हो जाएगी। तब जाकर के हम कहेंगे कि भारतवर्ष जो है पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हुआ। बंधु, एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हमें कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे, और संकल्प हमें ये लेने पड़ेंगे, सबसे पहले तो संपोषणीयता का संकल्प लेना पड़ेगा। वो संपोषणीयता नहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने बता दिए हैं। हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा संपोषणीयता से, हमारी भारतवर्ष की जो स्वतंत्रता है वो अक्षुण्ण बनी रहे। हम 75वीं वर्षगांठ, हम 100वीं वर्षगांठ इसको भूल करके निरंतर कोई भी विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करके अपना राज स्थापित न कर पाए, इसके लिए प्रत्येक मानव को स्वतंत्र अनुभव करे, ये भावना हमको जागृत करनी पड़ी। सबसे बड़ा संकल्प हमारा ये होगा। दूसरा संकल्प हमारा होगा, हमारा जो अर्थनीति इस प्रकार की बने, रोजगार के लिए हमारे लोग भटकते न रहे, हमारे पास रोजगार भी प्राप्त हो सहज रूप से। हमें जो है सबके पास में जितनी न्यूनतम आवश्यकता जितनी है वो तो प्राप्त होनी ही चाहिए। मैंने एक भाषण में कहा था, जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध होना चाहिए, उसी प्रकार से जो अधिकतम आय वाले हैं उनको भी व्रत, उपवास, टैक्सेशन इत्यादि के माध्यम से अधिकतम सीमा उनकी निर्धारित होनी चाहिए। एक वर्ग के लिए अधिकतम सीमा हो और एक न्यूनतम सीमा हो, तब जाकर जो बैलेंस अप्रोच हो पाएगा, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अर्थनीति हमारी स्वदेशी बने। प्रजातंत्र के अंतर्गत भी मैं बहुत ही स्पष्ट बोलता हूं कि संसद में बैठे हुए लोग या विधानसभाओं में बैठे हुए लोग या नगर निगम में लोग बैठे हुए लोग कुछ भी निर्णय ले लें 148 करोड़ जनसंख्या के लिए, ये कहां तक सत्य है? 5 साल में एक बार हमने वोट दे दिया और ऐसा लगता है हमने अपने को गुलाम रख दिया हो किसी एक वर्ग विशेष के माध्यम, राजनीतिक माध्यम से। इसके बारे में हमें पुनर्विचार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तीसरी बात मैं करना चाहूंगा, समाज में जो हमारा विघटन हो रहा है किसी प्रकार से, चाहे वो धर्म के आधार हो, जाति के आधार हो, भाषा के आधार हो, इन सारे आधारों को हटा करके एक समरसता किस प्रकार से स्थापित हो सकती है, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। यहीं पर संकल्प हमको लेना पड़ेगा, पुरुष और स्त्रियों के बीच में किस प्रकार के वर्ग संघर्ष स्थापित किए जा रहे हैं। हम तो उस देश के रहने वाले जहाँ पर अर्धनारीश्वर की भावना की गई, अर्धनारीश्वर में पुरुष और स्त्री, भगवान शंकर, भगवती पार्वती दोनों एक साथ शरीर है, उस भावना को लेकर के हम कब स्थापित कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम ग्लोबल सिटीजन तो हैं, ग्लोबल सिटीजन का जो लक्ष्य है वो हमारे इंडियन सिटीजनशिप का कहीं प्रतियोगिता में तो नहीं हो रहा है। हम आसमान में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां उड़ लें, ये अपनी जो जमीन, पैरों की जमीन है वो हमको मजबूत करनी पड़ेगी। हमारा उद्देश्य विश्व गुरु बनना तो कभी नहीं, विश्व गुरु तो हम बन जाएंगे, विश्व गुरु हम रहें। और इसका निवेदन मैं करना ये चाहूंगा कि भारतवर्ष में देशज ज्ञान बहुत उपलब्ध है हमारे पास में, हमारे 2 से 2.5 लाख संस्कृत के ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध हैं। यद्यपि नालंदा विश्वविद्यालय और जो पुस्तकालय था बख्तियार खिलजी ने जब जलाया था, 6 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा था, उसके बावजूद भी हमारे पास में उपलब्ध है। उनको लेकर के हमारा अपना योग, हमारा अपना अध्यात्म, हमारा अपना साहित्य, हमारे अपने चिकित्सा शास्त्र, हमारा अपना भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र के सारे विषयों का जो मूलभूत ज्ञान है उसको केंद्र में रखें और अत्याधुनिक तकनीकी जो भी उपलब्ध है, विश्व की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हम उपयोग करें और ओरिजिनल भाव लेकर के हम काम करें। सब कुछ काम करें, लेकिन समाज में वो हमारे बुजुर्ग, वो हमारे माता पिता, वो हमारे भाई बहन जिनके खून पसीने की कमाई से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, उनको कभी न भूलें। मुझे लगता है स्वतंत्रता के स्वदेशी अध्याय के अंतर्गत ये सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए, इनका लिपिबद्धीकरण भी होना चाहिए।
ऐसे अनाम शहीद, उनको प्रणाम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।